स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर पवन कुमार पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस, देवोचनाथ पीजी कॉलेज गोरखपुर। स्टूडेंट्स, मैं अपने 8वीं वीडियो के साथ आप सभी के सामने फिर से हाजिर हूं। स्टूडेंट्स, अब तक मैंने जितने भी 7 वीडियोस आपके लिए अपलोड किया, उन सारे वीडियोस को एक बार जरूर रिवाइज कर लेगा स्टूडेंट्स। वो सभी वीडियोस आपको हेल्प करने वाले हैं और अब ये 8वां वीडियो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के साथ हाजिर है। स्टूडेंट्स, अपने वीडियो को स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट, मैं आप सभी से अपील करता हूं कि अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि जब जब मैं अपने वीडियोस डालूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। स्टूडेंट्स, ये सारे वीडियोस बहुत हेल्प करने वाले स्टूडेंट्स। मैं एक बार फिर से अपील करता हूं कि मेरे द्वारा अपलोड किए गए जितने भी वीडियो हैं स्टूडेंट्स, ये 8वां वीडियो है, इससे पहले जो 7 वीडियो है, सारे वीडियोस को एक बार जरूर रिवाइज कर लेगा स्टूडेंट्स, बहुत ही हेल्प करने वाले हैं स्टूडेंट्स। तो आइए आप शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन assumption ऑफ जैकोबीज मेथड। स्टूडेंट, जैकोबीज मेथड की बात कर रहे हैं, तो कौन सा जो है ऑप्शंस ए बी सी डी में से वो assumption है जैकोबीज मेथड का स्टूडेंट। तो हियर ए इज द राइट आंसर। द कोफिशिएंट मैट्रिक्स हैज नो जीरो ऑन इट्स मेन डायगोनल। स्टूडेंट्स, यहां मैंने एक्सप्लेन भी किया है, दिस इज बिकॉज इट इज अ मेथड employed for solving a matrix such that for every row of the matrix the magnitude of a diagonal entry in row is larger than or equal to the sum of the magnitude of all the other non-diagonal entries in that row. That's why the coefficient matrix has no zero on its main diagonal. A is the right answer for question number 1. Student, नाउ क्वेश्चन नंबर 2। स्टूडेंट, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आज ये 8वां वीडियो मेरा है, स्पेशली स्टैटिस्टिकल एनालिसिस पे है। तो जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस को लेकर के कुछ मैं अपने वीडियोस में क्वेश्चंस डाल रहा हूं, इनको जरूर पढ़ेगा स्टूडेंट, ये बहुत हेल्प करने वाले हैं आपके लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज हाउ मच सिग्निफिकेंट डिजिट्स इन दिस नंबर 204.020050। स्टूडेंट्स, तो सिग्निफिकेंट डिजिट्स की बात अगर करते हैं स्टूडेंट, तो सिग्निफिकेंट डिजिट्स में वी विल काउंट द टोटल डिजिट्स, मींस डेसिमल से पहले एंड डेसिमल के बाद जितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, दैट विल बी द सिग्निफिकेंट डिजिट्स। स्टूडेंट, तो यहां अगर काउंट करें तो 1 2 3 डेसिमल से पहले हैं एंड 1 2 3 4 5 6 डेसिमल के बाद, यानी टोटल 9 है स्टूडेंट। तो यहां जो आंसर होगा C 9। तो यहां मैंने एक्सप्लेन भी किया स्टूडेंट, सिग्निफिकेंट फिगर्स आर ऑल नंबर्स दैट ऐड टू द मीनिंग ऑफ द ओवरऑल वैल्यू ऑफ द नंबर। तो स्टूडेंट, ओवरऑल वैल्यू यानी 6 डिजिट्स 9 डिजिट्स टोटल इन्वॉल्व है स्टूडेंट्स। तो C 9 will be the right answer for question number 2. Now question number 3, which one of the conversions is sensitive to starting value? Which one of the conversions is sensitive? तो स्टूडेंट, यहां आपके पास ऑप्शंस हैं, न्यूटन रैप्शन, फॉल्स पोजीशन, गॉस सेडल मेथड एंड ऑल ऑफ दीज। तो स्टूडेंट, यहां आपको बता दें, ए इज द राइट आंसर, न्यूटन रैप्शन मेथड। ये वो कन्वर्जन्स है जो सेंसिटिव है टू स्टार्टिंग वैल्यू स्टूडेंट। तो न्यूटन रैप्शन मेथड, ए इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म अ चाई स्क्वायर टेस्ट। स्टूडेंट, यहां चाई स्क्वायर टेस्ट की अगर बात करें स्टूडेंट, तो वहां पे डाटा जो है मेजर्ड किया जाता है ऑन नॉमिनल स्केल पर। ईच सेल हैज एन इक्वल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज एंड डाटा कन्फर्म टू अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन स्टूडेंट। तो ये तीनों प्रॉपर्टीज को चाई स्क्वायर टेस्ट होल्ड करता है, इसीलिए क्वेश्चन नंबर 4 का सही उत्तर है डी, ऑल ऑफ दीज। यहां मैंने एक्सप्लेन भी किया स्टूडेंट, डाटा बी मेजर्ड ऑन नॉमिनल स्केल, each cell has an equal number of frequencies and data conform a normal distribution is required to perform a chi square test. So D is the right answer for question number 4. Now question number 5, what is the order of convergence of regula falsi? तो स्टूडेंट, सिंपल, ये वैल्यूज है, ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ रेगुलर फाल्सी इज 1.618। यहां मैंने एक्सप्लेन भी किया है स्टूडेंट, order of conversion of regular falsi is 1.618, and this is the oldest method of computing the real roots of an algebraic equation student. So C is the right answer for question number 5. Now question number 6,
what is the expected value of the random variable? What is the expected value of the random variable, student? Here A is the right answer, student. Expected value of the random variable is another term of the mean value. So here question number 6 का सही आंसर है स्टूडेंट, A is another term for the mean value. Now question number 7, Newton-Raphson method is usable to for what? तो स्टूडेंट यहां हम बात अगर करें तो A, B, C and D ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं, जिसमें A is algebraic equation only, transcendental equation only, C both algebraic and transcendental equations, and D both algebraic, transcendental and also used when the roots are complex. So here C is the right answer, student. Yeah, it means कि Newton-Raphson method is usable to both algebraic and transcendental equations. So here C is the right answer for question number 7. Now question number 8 is, which of these characters does the second order Runge-Kutta method use? तो Runge-Kutta method स्टूडेंट्स यूज कौन सा कैरेक्टर्स है? तो मिड पॉइंट रूल कैरेक्टर. मिड पॉइंट रूल कैरेक्टर डज द सेकेंड ऑर्डर Runge-Kutta method use. So here D is the right answer for question number 8. स्टूडेंट यहां मैंने सेम चीज एक्सप्लेन की हुई है. नाउ क्वेश्चन नंबर 9, how many predictor and corrector steps does the fourth order Runge-Kutta method use? How many predictor and corrector steps? So student here C 2 predictor and 2 corrector steps. It means कि A, B and D ये सही उत्तर नहीं है स्टूडेंट. C is the right answer. 2 predictor and 2 corrector steps does the fourth order Runge-Kutta method use. So C is the right answer for question number 9. यहाँ मैंने एक्सप्लेन भी किया है स्टूडेंट कि किस प्रकार से फर्स्ट 2 स्टेप्स पे एंड लास्ट 2 कैरेक्टर स्टेप्स में किस तरह से Runge-Kutta मेथड में हैंडल करते हैं. तो C is the right answer for question number 9. Now question number 10, the first 2 steps of the fourth order Runge-Kutta method use Euler method. Student फर्स्ट 2 स्टेप्स में फोर्थ ऑर्डर ऑफ जो Runge-Kutta मेथड यूज करता है वो यूलर मेथड को यूज करता है स्टूडेंट. तो यहां मैंने बताया ऑल द स्टेप्स ऑफ Runge-Kutta मेथड यूज टू 2 level formula for initial value problems. First steps uses forward Euler method and the second step uses backward Euler method. तो backward Euler method कहां यूज होता है स्टूडेंट? सेकंड स्टेप में. यानी फर्स्ट स्टेप में जो है फर्स्ट 2 स्टेप्स में यूलर मेथड यूज होता है, इसलिए सही आंसर जो इसका होगा A यूलर मेथड. नाउ क्वेश्चन नंबर 11, द फाइनल कैरेक्टर ऑफ फोर्थ ऑर्डर Runge-Kutta मेथड यूजेस सिम्पसन रूल. सिम्पसन रूल को यूज करता है स्टूडेंट, यानी यहां बैकवर्ड यूलर मेथड की बात नहीं है, फाइनल कैरेक्टर की बात कर रहा है. तो फाइनल कैरेक्टर में सिम्पसन रूल मेथड यूज होता है स्टूडेंट. और सिम्पसन मेथड रूल क्या है? तो द थर्ड स्टेप of the fourth order Runge-Kutta method uses midpoint rule to correct the value and the last step uses Simpson rule. This renders fourth order accuracy to Runge-Kutta method. It means कि student last step जो है वो Simpson rule को use करता है. So C is the right answer for question number 11. Now question number 12, which of these is a disadvantage of the Runge-Kutta method over the multi-point method student? तो computational cost is a disadvantage of Runge-Kutta method over the multi-point method student. So here B is the right answer for question number 12. मैंने explain भी किया है, आप इसको देख सकते हैं student, क्योंकि जो expensive है बहुत ज्यादा expensive हो जाता है as compared to others, तो इसलिए कहेंगे कि ये एक disadvantage है computational cost, बहुत ज्यादा expensive होना. तो B is the right answer for question number 12. Now question number 13, which of these method is named after a mathematician Carl Friedrich Gauss? Which of these method is named after the mathematician Carl Friedrich Gauss? तो Gauss-Jordan method. ये कौन सा नाम है स्टूडेंट? तो ये Gauss-Jordan method. सेकेंड मेथड नहीं, Newton-Raphson मेथड नहीं, Runge-Kutta मेथड नहीं, Gauss-Jordan मेथड. इट मींस कि क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर है D Gauss-Jordan method is named after the mathematician Carl Friedrich Gauss.
इट्स एन एल्गोरिथम यूज टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन। ये एक एल्गोरिथम है जो लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए यूज किया जाता है स्टूडेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, गॉस जॉर्डन मेथड रिड्यूस अ ओरिजिनल मैट्रिक्स इनटू अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यानी गॉस जॉर्डन मेथड जो है वो रिड्यूस करता है ओरिजिनल मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में स्टूडेंट। तो ए इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 14। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, which of the following method is used for obtaining the inverse of matrix? कौन सा वो मेथड है जो इस्तेमाल किया जाता है obtaining inverse of the matrix? तो गॉस जॉर्डन मेथड। गॉस जॉर्डन मेथड is the method which is used for obtaining the inverse of matrix. C is the right answer for question number 15. Now question number 16, Gauss elimination method is well adopted for which of the application? किस एप्लीकेशन के लिए गॉस एलिमिनेशन मेथड का अडॉप्ट किया जाता है स्टूडेंट? तो कंप्यूटर ऑपरेशंस। कंप्यूटर ऑपरेशंस के लिए गॉस एलिमिनेशन मेथड को अडॉप्ट किया गया है। सो हियर ए इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 16। या मैंने एक्सप्लेन सेम चीज एक्सप्लेन की है स्टूडेंट कि फास्टर प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए हम कंप्यूटर ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं और गॉस एलिमिनेशन मेथड इज वेल अडॉप्टेड फॉर कंप्यूटर ऑपरेशंस। इट इज एन इफेक्टिव एंड फास्ट प्रोसेस। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट आर द कोएफिशिएंट ऑफ इक्वेशन ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द एलिमिनेशन कार्ड? माने कोएफिशिएंट ऑफ द इक्वेशन ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द एलिमिनेशन कार्ड पिवोट्स। स्टूडेंट इसको पिवोट कहते हैं। इट मींस कि बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 17। इसको ज्वाइंट्स नहीं कहते, कैलकुलेटेड कोएफिशिएंट नहीं कहते, ऑपरेटिव कोएफिशिएंट नहीं कहते, इसको कहते हैं पिवोट्स। सो 17 का सही उत्तर है बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, क्रैमर्स रूल फेल्स फॉर। तो कहां फेल होता है क्रैमर्स रूल? क्या जब डिटरमिनेंट ग्रेटर देन 0 होते हैं या लेस देन 0 होते हैं या इक्वल टू 0 होते हैं या इक्वल टू नॉन रियल वैल्यूज होते हैं स्टूडेंट? तो क्रैमर्स रूल फेल होता है जब डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 होते हैं। इट मींस कि सी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 18। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, क्रैमर्स रूल्स इज नॉट सुटेबल फॉर विच टाइप ऑफ प्रॉब्लम? किस तरह की समस्याओं के लिए क्रैमर्स रूल सुटेबल नहीं है स्टूडेंट? तो लार्जर सिस्टम्स के लिए। ये स्मॉल सिस्टम्स के लिए बिल्कुल सुटेबल है। सिस्टम विद 2 अननोन्स के लिए सुटेबल है, सिस्टम विद 3 अननोन्स के लिए सुटेबल है, बट लार्ज सिस्टम्स के लिए ये सुटेबल नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर है सी, लार्ज सिस्टम। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, which of the following is an another name of Jacobi's method? यानी जैकोबीज मेथड को का और दूसरा नाम क्या है, किस नाम से जानते हैं स्टूडेंट? तो जैकोबीज मेथड को हम साइमल्टेनियस डिस्प्लेसमेंट मेथड के नाम से भी जानते हैं। साइमल्टेनियस डिस्प्लेसमेंट मेथड इज आल्सो नेम्ड फॉर जैकोबीज मेथड। तो बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 20। दिस इज ऑल फॉर माय 8th वीडियो स्टूडेंट। ये मेरा 8वां वीडियो मैं यहीं समाप्त कर रहा हूं अपना, और मैं एक बार फिर से कर रहा हूं अपील, ये मेरा लास्ट 8th वीडियो था। अब मैं फिलहाल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अब दूसरा वीडियो नहीं बनाने जा रहा हूं बीएससी सेकंड ईयर कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स के लिए। स्टूडेंट मेरे 8 वीडियोस को एक क्वेश्चंस को जरूर रिवाइज करिए स्टूडेंट, और ये बहुत 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 हेल्प करने वाले हैं स्टूडेंट्स। अभी भी मैं कह रहा हूं, अगर आपके संपर्क में कोई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ग्रुप से जुड़े नहीं हैं, तो प्लीज स्टूडेंट्स उन्हें भी ये शेयर करिए, जिससे कि उनको भी इन वीडियोस के थ्रू अपना एग्जामिनेशन में बेहतर करने का मौका मिल सके स्टूडेंट। तो मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा, मेरे 8 वीडियोस को जरूर देखिए स्टूडेंट। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन स्टूडेंट्स। थैंक यू, दैट्स ऑल।